शहर में मजदूर जैसा दर बदर कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाए उसका घर कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे आज की वीडियो में मजदूरों की। अगर हम मजदूर के बारे में पूछें तो हर कोई कहता है हाँ, हम मजदूर तो जानते हैं, चाहे वो 5 साल का बच्चा हो या 70 साल का बूढ़ा। मजदूर जानना, लेकिन रियल में मजदूर को जानने में बहुत फर्क है। क्या कभी आपने सोचा होगा जिनको हम मजदूर कहते हैं असल में उनकी जिंदगी कैसी होती है? या जो लोग मजदूर हैं, क्या वो जिंदगी भर मजदूरी ही करना चाहते हैं या मजदूरी की दलदल से निकल के कुछ और करना चाहते हैं? तो आज हम मजदूरों के बारे में ऐसी बातें करेंगे जो आपने पहले कभी ना सुनी होगी, ना किसी ने आपके बताई होगी। अगर आप मजदूर हैं तो ये वीडियो जरूर देखना पूरी की पूरी। वो कहते हैं ना, मजदूर है इसलिए मजबूर है, लेकिन इसका उल्टा भी हो सकता है, मजबूर है इसलिए मजदूर है। बाकी नॉर्मल लोग भी जो मजदूर नहीं भी हैं, फिर चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, करोड़पति है, वो भी ये वीडियो अगर देखेंगे तो शायद मजदूरों के बारे में उनका सोचने का नज़रिया बदल सकता है। सिर्फ 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली, कुछ ऐसी कहानियां जानेंगे जिनको सुन के ना आपकी रूह कांप जाएगी, और कुछ ऐसी कहानियां जिनको सुन के ना आपको लगेगा नहीं जी, लाइफ में हम भी कुछ कर सकते हैं। क्योंकि हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है, जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक मजदूर कुछ और क्यों नहीं बन सकता। तो चलो फिर जल्दी से करते हैं स्टार्ट। जो सबसे पहले मैं आपको कहानी बताऊंगा ये आपके रोंगटे जरूर खड़ी करेगी। तो ये कहानी है सुशील और मंजू की, जिनके 5 बच्चे हैं। एक बेटा सन्नी और 4 बेटियां, अनुष्का, अमृता कुमारी, साक्षी और कंचन। ये वैसे बिहार के रहने वाले हैं, लेकिन जालंधर देहात के मकसूदा थाने के कानपुर गांव, ये जो कानपुर है, मैं यूपी वाले शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, जालंधर में एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे मजदूरी करते थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे। सुशील और मंजू किराए के घर पे रहते थे, मजदूरी किया करते थे, इससे अपना खाना पीना, इनकी रोजी रोटी चलती थी। और जो इनका मकान मालिक था ना, वो अक्सर इनके बच्चों के साथ दिन में खेला करता था, क्योंकि सुशील और मंजू काम पे चले जाया करते थे। एक दिन जब मकान मालिक इनके बच्चों के साथ खेलने गया सुबह, तो उस मकान मालिक को अमृता कुमारी, जिसकी उम्र 9 साल, साक्षी 7 साल, कंचन 4 साल, कहीं नजर नहीं आई। सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम हो गई, मकान मालिक परेशान। जब सुशील और मंजू वापस मजदूरी करके घर लौटते हैं तो मकान मालिक उनसे पूछता है कि तुम्हारी तीनों बच्चियां कहीं नजर नहीं आ रही है। तो पता है सुशील और मंजू का जवाब क्या होता है? वो कहीं लापता हो गई। ये सब सुनकर मकान मालिक जाता है पुलिस स्टेशन और कंप्लेन कर देता है कि मंजू और सुशील की 3 बेटियां गायब हैं। पुलिस तहकीकात करती है, इधर उधर पूछताछ करती है, लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चलता उन 3 बेटियों का। फिर कहीं ना कहीं जो हरकतें माँ बाप की होती हैं या मकान मालिक की होती हैं, उनको कुछ ना कुछ डाउट होता है। तो लगता है क्यों ना हम मकान मालिक और इनके माँ बाप से कुछ इंक्वायरी कर लें। तो सबसे पहले मकान मालिक से पूछताछ होती है। मकान मालिक की बातों से लगता है कि नहीं, सीधा साधा बंदा है। लेकिन जब मंजू और सुशील से बातचीत होती है, पहले वो बातों को घुमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, पुलिस के आगे तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं। सुशील और मंजू तो नॉर्मल मजदूर थे, दिहाड़ी मजदूर, वो कहाँ ज़्यादा देर तक टिकने वाले थे और टूट जाते हैं। फिर जो कहानी बताते हैं ना, वो दिल को दहला देगी। कहानी कुछ यूं है, सुशील और मंजू दोनों मजदूरी करते हैं
कभी काम होता, कभी काम नहीं होता। जब काम होता तो ठीक ठाक खाना मिल जाता, ठीक ठाक सुबह शाम दोनों टाइम का खाना हो जाता। लेकिन कभी कभी काम नहीं होता तो खाने के लाले भी पड़ जाते। एक टाइम का खाना मिल जाता, दूसरी टाइम के खाने के लिए सोचना पड़ता। कभी कभी तो ऐसा होता दोनों टाइम का ही खाने का इंतजाम नहीं होता। इन सबसे परेशान सुशील और मंजू को लगता है अपना परिवार बड़ा है। 5 बच्चों को पालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। पढ़ाई लिखाई तो दूर की बात है, उनको खाना खिलाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। एक दिन वो फैसला करते हैं क्यों ना हम अपने 5 बच्चों में से 3 बच्चे कम कर देते हैं, यानी उनको मार देते हैं। और फिर यही करते भी हैं। दूध लाते हैं, दूध में कीटनाशक मिलाते हैं और अपनी तीनों छोटी बेटियों अमृता कुमारी, साची और कंचन को वो दूध पिला देते हैं रात को। सुबह वही होता है जो होना होता है। तीनों बेटियां हमेशा के लिए सो जाती हैं, फिर कभी नहीं उठती। फिर सुशील एंड मंजू उनको एक संदूक में बंद करके मजदूरी के लिए निकल जाते हैं। और उसी दिन वो मकान मालिक आता है, जिनको तीनों बच्चियां दिखती नहीं हैं, जिसके बाद ही सारी चीज़ें होती हैं। आप बोलोगे कि मजदूर ने गलत किया। भाई साहब, ये भूख ऐसी है ना, गलत सही सोचने कहाँ देती है, कुछ भी करवा देती है। ये थी पहली कहानी। अगली कहानी की हम बात करेंगे। ये कहानी एक ऐसे नौजवान की जो सिर्फ 22 साल का था, जिसका नाम है अरुण विश्वकर्मा। इसके पापा मजदूरी किया करते थे, लेकिन उस मजदूरी के साथ उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया। इसलिए पढ़ाया कि बेटा बड़ा होकर कुछ अच्छी नौकरी करेगा, बुढ़ापे के लाठी बनेगा। जैसे हर भारतीय माँ बाप की ख्वाहिश होती कि मेरा बेटा बूढ़े का सहारा बने। अरुण भी सोचता था, नहीं, मैं एक दिन अपने माँ बाप का सहारा जरूर बनूंगा। उनके कुछ खेत होते हैं, एक बहन भी होती है। बहन की शादी करने के लिए पैसे होते नहीं हैं। बाप क्या करता है, कुछ खेत गिरवी रख देता है जिससे कुछ पैसे आए और बहन की शादी कर दे, और बहन की शादी हो भी जाती है। लेकिन इनके पास बचता है सिर्फ 3 बीघा खेत। उन 3 बीघा खेत में इतने अनाज नहीं पैदा होते कि साल भर वो भरपेट खाना खा सके। और अरुण के पिताजी भी अब बूढ़े हो चुके थे, वो मजदूरी कर नहीं सकते थे। अरुण को नौकरी मिल नहीं रही थी, दर बदर वो भटके जा रहा था। ऐसे करते करते कुछ टाइम निकल गया, लेकिन परिवार उस कंडीशन में पहुंच गया जहां पे उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। अरुण इन सब चीजों से काफी ज्यादा परेशान हो गया। उसको समझ में नहीं आता करे तो करे क्या। एक दिन उसे लगता है आगे कोई रास्ता ही नहीं है, रास्ता बंद हो चुका है। जो माँ बाप मुझे इतनी मन्नतों से पाला, मजदूरी करके पढ़ाया, आज मैं उन माँ बाप के लिए कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और फांसी के फंदे पे लटक गया। 22 साल का अरुण इस दुनिया को अलविदा कह गया। क्या वो एक बिजनेसमैन का बेटा होता तो शायद भूख के लिए तो ऐसा नहीं करता, लेकिन मजदूर का बेटा था। ऐसी और भी कहानियां हैं, एक कहानी और सुनो तो शायद मजदूर के बारे में आपकी सोच बदल जाएगी। ये कहानी है बाराबंकी की सफेदाबाद की एक कस्बे की, जहां पे एक व्यक्ति जिसका नाम था विवेक शुक्ला, उसकी पत्नी अनामिका। विवेक की उम्र थी 37 को तो हम जवानी बोलते हैं। अनामिका 34 साल जवानी थी। उनके 3 बच्चे थे। पोयम शुक्ला 10 साल, रितु शुक्ला 7 साल, बेटा बबल 5 साल। विवेक शुक्ला सफेदाबाद में मजदूरी का काम किया करता था और उस मजदूरी से अपने बच्चों का लालन पोषण करता था। भाई साहब, मजदूरी तो यही होती है, कभी काम मिलता है, कभी मजदूरी मिलती, कभी नहीं मिलती। आप अपने शहर के लेबर चौक पे जाओ, डेली आपको वहाँ पे हजारों मजदूर दिखेंगे। कुछ को काम मिलता है, कुछ वापस चले जाते हैं।
तो ऐसा ही विवेक शुक्ला के साथ भी था। कभी मजदूरी का काम मिलता, कभी नहीं मिलता। जब मिलता तो पैसे मिलते, खाने पीने का इंतजाम हो जाता। जब काम नहीं मिलता तो पैसे भी ना मिलते, खाने पीने का इंतजाम नहीं हो पाता। विवेक शुक्ला और अनामिका भूखे रह सकते थे, अपना पेट काट सकते थे, लेकिन अपने बच्चों की जो भूख होती थी ना, वो उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होती थी। जब उनका बेटा बेटी भूख के मारे विलखते रोते तो उनसे वो देखा नहीं जाता। आप खुद सोचो, हमारे घर में बच्चे होते हैं, किसी भी वजह से रोते हैं तो हमारा कलेजा फट जाता है। विवेक शुक्ला और अनामिका के लिए ये तो बराबर की बात थी। हफ्ते में 1-2 दिन तो आ ही जाता था जब वो भूख की वजह से उनके बच्चे विलखते रोते, खाना नहीं मिलता। ये सब देख कर ना विवेक शुक्ला को लगता है कि यार ये दुनिया हमारे लिए तो है ही नहीं। ये बात वो अनामिका को बताता है। अनामिका पहले तो घबराती है, लेकिन फिर विवेक की बातें उसे भी सही लगने लगती है कि यार हर दिन अपने बच्चे को तिल तिल मरता देख, भूख से तड़पते देखने से अच्छा है क्यों ना इस दुनिया को अलविदा किया जाए। और फिर ये दोनों मिलकर यही फैसला करते हैं। एक दिन शाम को विवेक अपनी पत्नी अनामिका को कहता है, आज ना कोई बढ़िया सा खाना बनाओ जो हम पूरा परिवार बड़े अच्छे से चाव से खा सके। अनामिका वही करती है, लजीज पकवान बनाती है। जब खाना बन जाता है तो उस खाने में विवेक जहर मिला देता है, और फिर उस जहर वाले खाने को विवेक, अनामिका, उसके तीनों बच्चे चाव से खाते हैं। उस दिन वो बड़े खुश रहते हैं कि बड़े दिनों बाद हमने बहुत अच्छा खाना खाया है। पांचों साथ में जाके लेटते हैं, खुश रहते हैं, और फिर ऐसा सोते हैं कि जिंदगी में कभी उठते नहीं हैं। वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। जब मैंने विवेक की कहानी सुनी तो मैं कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था कि दुनिया में ऐसा क्यों होता है, लेकिन ऐसा होता है। वो कहते हैं ना, मजदूर है इसलिए मजबूर है। शायद अब आपका ना मजदूर को लेकर थोड़ा बहुत तो नजरिया बदला होगा, और जो हमारे मजदूर ये कहानी सुन रहे होंगे, मैं भी उनकी आंखों में आंसू होंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो अभी भी कहते होंगे, नहीं साहब ये तो किसी किसी के साथ होता है, सारे ऐसे थोड़े ना होते। तो थोड़ा सा और उनको पता चले। कोह डाकिया गांव में मजदूर हसरूप अपने परिवार के साथ रहता था, और मजदूरी करके, जैसा सभी मजदूर करते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर अपना परिवार चलाते हैं। हसरूप की पत्नी संजू, एक बेटा 5 साल विशाल, दूसरा रोहित। छोटा परिवार था, ठीक ठाक चल रहा था, मजदूरी करता था लेकिन ठीक था, खाना पीना, खुश थे। एक दिन हसरूप उत्तराखंड के खाटिमा में जाता है मजदूरी के लिए। एक घर पे वो मजदूरी कर रहा होता है जहाँ पे घर बनने का काम चल रहा होता है। उसी दौरान एक दीवार हसरूप के ऊपर गिर जाती है। हसरूप को उत्तराखंड के छोटे बड़े अस्पतालों में लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं ना, वो हाथ खड़े कर देते हैं। फिर उसे लखनऊ, दिल्ली के हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, जहाँ पे काफ़ी पैसा लगता है। हसरूप की पत्नी संजू इधर उधर से उधारी पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसे लेकर आती है और हसरूप का इलाज करवाती है। इलाज तो हो जाता है, हसरूप की तो जान बच जाती है, लेकिन रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से ना हसरूप अब काम नहीं कर सकता। वो चारपाई पे पड़ा रहता है। और इसी बीच संजू एक बच्चे का और जन्म देती है, जिसका नाम रखते हैं अंकित।
अब इन सब के चक्कर में जो बीवी थोड़ा बहुत संजू हसरूप की पत्नी काम कर लिया करती थी, लेकिन डिलीवरी होने के बाद वो भी काम पे जाना बंद। आप सबको पता, डिलीवरी होने के बाद कोई औरत काम नहीं कर सकती कुछ दिनों तक का, क्योंकि बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है। ऊपर से इलाज के चक्कर में कर्जा हो गया, अब घर में खाने के दाने नहीं बचे, खाया जाए तो क्या खाया जाए, हसरूप की दवाइयाँ कहाँ से आए, अंकित का दूध, बड़े बेटों का खाना कहाँ से आए। बड़ा मजबूर हो जाता है हसरूप। फिर वो एक डिसीजन लेता है अंकित को बेचने का। बहुत से ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं दर दर की चौखटों पे की एक औलाद पैदा हो जाए। यहाँ पे अपने एक 15 दिन के औलाद की बेचने की बात चल रही है। और फिर होता यही है, हसरूप बहेड़ी के गांव नारायण नगला के एक ग्रामीण को 42,000 में अंकित को बेच देता है। 42,000। अंबानी की बीवी एक दिन में 42,000 का पानी पी जाती है साहब। अब सोचो 42,000 में अपनी औलाद को बेचना। लेकिन क्या करें, मजबूरी साहब बहुत बड़े बड़े काम करवा देती है, ऐसे काम जिनको हम सोच भी नहीं सकते। अजहर इकबाल ने कहा है ना, नींद आएगी कैसे भला उसे शाम के बाद, रोटियां भी ना मैसर हो जिसे काम के बाद। तो अभी हमने वो कहानियां सुनी जिससे आपके रोंगटे खड़े हो जाए। अभी हम मजदूरों की बात करते हैं। क्या सच में मजदूर के हालात ऐसे हैं, या फिर वो जो मैंने शुरू में बोला था, अब हम मजदूर हैं इसलिए मजबूर हैं? वो नहीं, मजबूर हैं इसलिए मजदूर हैं। उस कहानी को बदलने का टाइम आ गया। कैसे? कुछ ऐसी भी कहानियां हैं जो मजदूरी के दलदल से निकल के आज एक बहुत अच्छी जगह पे हैं। सबसे पहले आशीष कुमार, पश्चिम चंपारण के मझारिया गांव निवासी 33 साल युवक है। आशीष कुमार जब 15 साल के थे तो वो हरियाणा के गुड़गांव शहर में काम के लिए जाते हैं। वहां पे उन्हें मजदूरी का काम मिलता है, महीने के 1500 रुपए। 10 साल तक आशीष कुमार वहां पे नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं। 10वें साल उनकी जो तनख्वाह होती है वो 9,500, मतलब 1500 से स्टार्ट किया था, 10 साल में सिर्फ 9,500 तक पहुंचे थे। और महंगाई जो उसकी रफ्तार थी ना, वो कहीं ज्यादा आ गए। जो चीजें पहले 1500 में मिलती थी आज वही 1.5 लाख में मिलती है साहब। तो आशीष कुमार को लगा कि भाई ऐसे तो काम नहीं चलेगा, ऐसे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। वो सोचता रहा क्या अलग कर सकते हैं, इस मजदूरी के दलदल से कैसे बाहर निकल सकते हैं। एक दिन उसने PMEDV योजना के बारे में सुना, जिसे हम PM लोन योजना कह सकते हैं, जो सरकार छोटे मोटे कामगारों के लिए देती है। तो आशीष कुमार को यह बात पता चलती है और फिर वो आता है अपने गांव वापस। गुड़गांव में एक आरा मशीन या लक्कड़ की फैक्ट्री में वो काम किया करता था, इसलिए उसे लक्कड़ की नॉलेज थी। तो 9.5 लाख का वो लोन उठाता है और एक आरा मशीन की फैक्ट्री डालता है अपने गांव में। मेहनत करता है। सिर्फ 2 साल के अंदर आशीष कुमार के पास आज 20 से 25 लोग काम कर रहे हैं और एक नहीं 2 आरा मशीन उसके पास हो गई। लोन भी उसने वापस कर दिया, घर भी अच्छा बना लिया। मतलब हम यूं देखें, आशीष कुमार की सोच और मेहनत दोनों ने मिलके उसकी तकदीर बदल दी। वो कहता है ना, खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। तो आशीष कुमार ने वो करके दिखाया। तो ये सिर्फ आशीष कुमार नहीं, हिंदुस्तान का हर आशीष कुमार, हर मजदूर कर सकता है। ऐसे ही आपने 12th फेल मूवी को हमने बहुत सहारा किया, बहुत तारीफ करी, बहुत तो बोला कि बहुत अच्छी मूवी है। मनोज कुमार शर्मा की कहानी, वो भी तो एक छोटे से गांव में रहते थे, जिनके पास भी खाने पीने के, आपको पता है मूवी देखी होगी, खाने पीने के पैसे नहीं थे। वो दिल्ली आते हैं,
तैयारी करते हैं आईएएस की। उस तैयारी के चक्कर में क्या क्या बाधाएं आती हैं। आटे के चक्की पे काम करना, लाइब्रेरी में काम करना, साफ सफाई काम करना, टॉयलेट साफ करना। लेकिन मनोज कुमार शर्मा हार नहीं मानते। फिर भी ये लोग खाली हाथ नहीं आते, जज्बा लेके आते हैं कि ये लोग भी ना एक दिन आईएएस आईपीएस बनेंगे। जिसने देखी सबने तारीफ करी। मेरे तो आंखों में आंसू आ गए। आप सभी को भी देखना चाहिए, एंजॉय करिए, बहुत अच्छी मूवी है। हर स्टूडेंट्स को मूवी देखना चाहिए। काफी ऐसे एक मूवी और आई थी चंदू चैंपियन, जो कि मुरलीकांत पेटकर के जीवन पे आधारित है। मुरलीकांत पेटकर जब देखते हैं एक बंदा गोल्ड मेडल जीत कर आ रहा है, लोगों ने कैसे उसे कंधे पे बिठाया है, पूरा शहर, पूरा हिंदुस्तान उसके पीछे, और गोल्ड मेडल सबसे ऊपर। तो मुरलीकांत पेटकर को भी लगता है अपन को भी ना एक दिन ऐसे ही बनना है, लेकिन करे तो करे कैसे, क्योंकि होता है ना गरीबी बहुत कुछ नहीं करने देती। लेकिन वो अपने सपने को छोड़ते नहीं और बचपन से ही कुश्ती सीखने लग जाते हैं। और एक दिन कुश्ती में ऐसे होता है कि एक पंचायत जी होते हैं, हम प्रधान जी कहते हैं, उनके भांजे को कुश्ती में पीट देते हैं, हरा देते हैं, उनको गांव छोड़ के भागना पड़ता है। फिर उनको एक साथी मिलता है जिसके साथ वो आर्मी ज्वाइन करते हैं। वहाँ पे उनको एक गुरु मिलता है जो इनको फाइट सिखाता है। मुरलीकांत पेटकर का सपना सच होने ही वाला होता है, लेकिन किसी वजह से वो गोल्ड मेडल जीत नहीं पाते। फिर वापस आर्मी में आ जाते हैं। एक दिन उनके कैंप में हमला होता है। पाकिस्तान के द्वारा, और उनको 7-7, 8-8 गोलियां लग जाती हैं, जिससे वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। लेकिन मुरलीकांत पेटकर हार नहीं मानते। वो स्विमिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद पैरा ओलंपिक जाते हैं, और पैरा ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला गोल्ड मेडल मुरलीकांत पेटकर लेकर आते हैं। आज मुरलीकांत पेटकर इंटरनेशनल लेवल पे या अंतर्राष्ट्रीय 12 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। राष्ट्रीय खेल में 34 और राज्य स्तर में 40 पदक जीत चुके हैं, जिनके नाम पे एक मूवी बनी है चंदू चैंपियन। अगर आपने ये मूवी नहीं देखी होगी तो एक बार देखना जरूर, आपको बहुत हेल्प करेगी आगे बढ़ने में। देख रहा है विनोद? हाय कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ। देख रहा है विनोद? हाय आज अशोक पाठक किसी नाम के लिए मोहताज नहीं है। तो एक मजदूर का बेटा कैसे सुपरस्टार बन सकता है, मजदूर का बेटा भी सुपरस्टार बन सकता है। थोड़ा सा और मोटिवेट कर देते हैं, मुझे पता है वीडियो लंबी हो रही है। ये कहानी है जुनैद हुसैन, यूपी के छोटे से गांव भटवाली में रहता है।
जाहिद के पिता भी सेटरिंग का काम किया करते थे। सेटरिंग का काम मीन्स है कि जो घर बनता है, छत लगती है, तो वहाँ पे जो लोहे वैसे सेटरिंग बनाते हैं उसका काम किया करते हैं। एक हिसाब से मजदूरी का ही काम है। जाहिद हुसैन कैसे भी करके 12वीं पास करते हैं, लेकिन घर के हालात अलाउ नहीं कर रहे थे कि आगे पढ़ाई वो कर सके, क्योंकि पैसा ही नहीं था भाई साहब, तो पढ़ाई कैसे करे। तो जाहिद हुसैन भी अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने लग जाते हैं। 2-3 साल मजदूरी करने के बाद लगते हैं जाहिद हुसैन को नहीं, अब्बा जान ने ज़िंदगी भर मजदूरी करी, हम वहीं के वहीं रह गए, जाहिद हुसैन भी ज़िंदगी भर मजदूरी करेगा तो वहीं के वहीं रह जाए, कुछ तो अलग करना पड़ेगा। फिर जाहिद हुसैन पढ़ाई भी करते हैं, पढ़ाई के साथ मजदूरी करते हैं, बोलते हैं कर सकते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ाई भी करेंगे, मजदूरी करेंगे। उसके बाद वो मजदूरी करते करते ग्रेजुएशन भी लेते हैं। उसके बाद अलग अलग जो वैकेंसी निकलती है जॉब की, वहाँ पे एग्ज़ाम भी देते हैं। कई जगह फेल भी होते हैं, जैसे 2013 यूपी पुलिसमैन में एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए। 2016 में बीडीओ में एग्ज़ाम दिया, फेल हो गए। लेकिन 2016 में जाहिद हुसैन की जो मेहनत है वो रंग लाती है और एक साथ 2 जगह उनकी नौकरी लगती है, एक वन विभाग, एक यूपी पुलिस कांस्टेबल। और जाहिद हुसैन यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो जॉब होती है उसको चूज़ करते हैं। आज यूपी पुलिस कांस्टेबल हैं जाहिद हुसैन। इसके साथ वो और भी तैयारी कर रहे हैं जिससे और भी बड़ी पोस्ट पे जा सकें। तो जाहिद हुसैन की कहानी हमें ये बताती है कि किसी मजदूर मजदूरी नहीं कर सकता, मजदूरी से आगे निकल सकता है। ऐसे एक मूवी और बनी है, बोर्ड करके, साउथ की मूवी है, केरल में रहने वाले नजीम मोहम्मद की। ये कहानी स्टार्ट होती है 1991 में, तब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी कहानी अच्छी लगी तो मैंने कहा आपको बताना चाहिए। नजीम मोहम्मद मजदूरी किया करते थे, मजदूरी से उनका खाना पीना हो जाया करता था ठीक ठाक। फिर नजीम मोहम्मद की शादी हो जाती है। शादी के बाद उन्हें लगता है नाजी मजदूरी से अपना पेट तो भर रहा था, चलो ठीक है बीवी का भी पेट भर जा रहा है, लेकिन आगे बच्चे होंगे, उनकी पढ़ाई और भी सारी चीज़ें, तो मजदूरी से ये सारी चीज़ें हो नहीं पाएगी। और नजीम मोहम्मद को अपने इस मजदूरी के दलदल से आगे निकलना था, कुछ बढ़िया करना था। तो नजीम मोहम्मद सोचता है कुछ अलग करते हैं। तो पता है क्या करता है, वो सोचता है कहीं बाहर चलते हैं गल्फ़ में, वहाँ पे कुछ काम करेंगे, वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलेंगे तो अपनी ज़िंदगी बदल सकती है। तो ब्रोकर के थ्रू वो अपना वीज़ा लगवाते हैं। नजीम मोहम्मद अपने एक दोस्त हकीम के साथ सऊदी पहुँच जाते हैं, लेकिन उनके साथ होता है फ्रॉड। उन्हें जिस काम के लिए भेजा गया था वहाँ पे उन्हें वो काम ना करके भेड़ बकरियों के बीच बड़े रेगिस्तान में छोड़ दिया जाता है, जहाँ पे देखो रेगिस्तान ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता। अब नजीम मोहम्मद और हकीम उस रेगिस्तान में फंस चुके होते हैं। नजीब को लगता अगर यहाँ पे फंसे रहें ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। वो वहाँ से भागने की कोशिश करते थे अपने दोस्त हकीम के साथ, लेकिन हर बारी पकड़े जाते। जब भी पकड़े जाते जो उनका मालिक होता वो उनको बहुत पीटता, बहुत मारता। कितनी बार तो खाना पीना भी नहीं देता, रेगिस्तान में दर्द से कराहते बिना खाना पीना के भेड़ बकरियों के बीच में हकीम और नजीम मोहम्मद पड़े रहते। लेकिन वो कहते हैं अगर सोच है खुद को बदलने की, आगे बढ़ने की, तो रोक नहीं सकता। हर हफ्ते हर महीने नजीम मोहम्मद हकीम के साथ कोशिश करते रहे भागने की। ऐसे करते करते 3.5 साल हो गया। हर महीने उनको पीटा जाता, हर महीने उन्हें भूखा रखा जाता, भेड़ बकरियों के साथ रहना पड़ता। 3.5 साल। जब हम मुसीबत में होते हैं ना तो एक दिन हमें बहुत बड़ा लगता है, एक दिन वो कैसे निकलता है हमें ही पता होता है। और एक साल में होते 365 दिन। 3.5 साल, 1000 दिन से ज़्यादा नजीम मोहम्मद और हकीम मार खाना, भूखे रहना, भेड़ बकरियों के बीच में पड़े रहना, आप सोच सकते हैं क्या ही बीती होगी उनके ऊपर। लेकिन वो कहते हैं ना कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। यही चीज़ होती है नजीब मोहम्मद और हकीम के साथ। एक दिन वो भाग रहे होते हैं, रास्ते में उनको मिलता है खालिद, जो कि साउथ अफ्रीका से होता है।
वो भी नजीब और हकीम की तरह ऐसे भेड़ बकरियों के बीच में फंसा होता है। और खालिद पहले भी भागने की कोशिश कर चुका होता है। जो भागने के बाद, पकड़े जाने के बाद हकीम एंड नजीब के साथ होता था, वही खालिद के साथ भी होता था। लेकिन खालिद ने भी हार नहीं मानी थी और खालिद एक बारी बहुत आगे तक का भाग चुका था, तो उसे रास्ता पता था। अब 2 से हुए 3, तीनों साथ में भागते हैं, भागते भागते जाते रहते, क्योंकि उनको पता है पकड़े जाएंगे, मालिक आएगा, बहुत मारेगा, बर्दाश्त नहीं होगा, भूखा भी रहना पड़ेगा। वो भागते चले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना भाई लोग, भूख प्यास सांसें रोक देती है। और यही होता है हकीम के साथ। हकीम को बहुत तेज भूख लगती है, प्यास लगती है। उसकी जो शरीर होता है वो जवाब देता रहता है, हकीम रुक जा, तेरे पास वो एनर्जी नहीं है, अब तू नहीं भाग सकता। लेकिन फिर भी वो भाग रहा होता है और अचानक से चक्कर खा के गिर जाता है। जब गिरता है तो हकीम इतना भूखा प्यासा कि सांसें लेने में मुश्किल हो रही होती हैं और सांसें वहीं थम जाती हैं। हकीम दुनिया छोड़ के जा चुका होता है। अब नजीब और खालिद के लिए ये देखकर और भी मुश्किल। अब कस्म में भूख प्यास से मरे या वापस जाएं तो मालिक छोड़ेगा नहीं, बहुत मारेगा। लेकिन फिर वो हिम्मत नहीं हारते, कहते हैं आगे चलते जाते हैं। फिर इम्तिहान में पास होते हैं। एक कफील मिलता है उनको, जो काफ़ी अच्छा कफील होता है। वो उनको मिलता है, वो उनसे बात करते हैं। फिर वो उनको सऊदी गवर्नमेंट को सौंप देता है। सऊदी गवर्नमेंट उनको जेल में रखती है, ख्याल रखती है उनका। फिर 1 हफ्ते 10 दिन बाद नजीब मोहम्मद को इंडिया और खालिद को साउथ अफ्रीका भेज देती है। अब ये आ जाते हैं वापस। नजीब मोहम्मद फिर से उस सदमे से निकलकर मजदूरी करने लगा, क्योंकि बीवी है, खुद है, पेट तो भरना पड़ेगा ना साहब। लेकिन वो हार नहीं मानता, मेहनत करता है। फिर से कहता है मैं उसी सऊदीया में जाऊंगा और उसी सऊदीया में अपनी ज़िंदगी बनाऊंगा जिस सऊदीया ने मेरे 3.5 साल बर्बाद कर दिए। 3.5 साल मुझे जहन्नम की ज़िंदगी दी। लेकिन इस बार जाऊंगा तैयारी के साथ। और फिर नजीब मोहम्मद तैयारी करता है। इस बार अच्छे ब्रोकर से बात करता है, ठीक ठाक पैसा इकट्ठा करता है और अच्छी जगह में जाता है और अच्छा काम करता है। आज 2024, ये 1991 से कहानी शुरू हुई, 2024 की मैं बात कर रहा हूँ। नजीब मोहम्मद का जो बेटा है लुलू ग्रुप में एक अच्छे पोस्ट पे काम कर रहा है। आज नजीब का बेटा यहाँ पर है, नजीब मोहम्मद की उस बहादुरी, उस सोच की वजह से। अगर नजीब हार जाता तो शायद नजीब का बेटा आज यहाँ पे नहीं होता। तो नजीब की कहानी हमें ये सिखाती है कि देखो दोस्तों, मजदूरी करना गुनाह नहीं है, लेकिन मजदूरी के साथ समझौता कर लेना सबसे बड़ा गुनाह है। तो मैं यही चाहूँगा, जो मजदूर भाइयों ने मेरी ये कहानी सुनी, मजदूरी करो, गलत बात नहीं है। वो कहते हैं ना, इमरान हाशमी का एक डायलॉग है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, काम करने वाले लोग छोटे बड़े होते हैं। तो मजदूरी कोई छोटा काम नहीं है भाई साहब। आप दूसरों के घर बनाते हैं, दूसरों को खाना पहुंचाते हैं, दूसरे के लिए खाना बनाते हैं, आप ही तो सबके लिए करते हैं। तो काम छोटा नहीं है, लेकिन मजदूरी के साथ समझौता मत करना। खुद को आगे बढ़ाने की कोशिश करो, या फिर ये सोचो कि हम मजदूरी कर रहे हैं, हम इतनी मजदूरी कर लेते, इतनी मेहनत कर लेते कि हमारे बच्चों को मजदूरी ना करनी पड़े, हमारे बच्चे इस दलदल से निकल सके। बस जाते जाते इतना कहूँगा मैं, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, एक ऐसे और किसी की ज़िंदगी के बारे में बयां करेंगे जिनको सुन के लोग बदलना चाहेंगे, जो उनके बारे में उल्टा सीधा समझते हैं। हो सकता है वो अपनी सोच बदलें। गुड बाय।